नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बीए द्वितीय वर्ष की सकल स्नेही छात्राओं का मैं कुमार संतोष महाविद्यालय के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि आपके छंद चल रहे हैं, छंद शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको छंदों के संदर्भ में जानकारियां इस वीडियो में साझा करूंगा। आशा करता हूं कि आप इस जानकारी से आप अपने अध्ययन को एक नवीन दिशा प्रदान करेंगे। तो छंद चल रहे हैं आपके बिना किसी विलंब के। कल तक आप पढ़ चुके हैं लघु गुरु के बारे में, तो लघु गुरु के विचार से हम पुनः प्रारंभ करते हैं। यानी कि छंद जो दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद जिन छंदों के चरण मात्राओं की संख्या पर निर्भर होते हैं वो मात्रिक। वर्णिक छंद जिन छंदों के चरणों में वर्णों की गणना की जाती है या जिन छंदों के चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं हम वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के भी तीन भेद आपको बताएं। समवर्णिक जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उसे समवर्णिक, और जिन छंदों के पहले तथा तीसरे, दूसरे तथा चौथे चरणों में वर्णों की संख्या समान हो उसे कहते हैं समवर्णिक। अर्ध समवर्णिक। विषमवर्णिक जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या पृथक पृथक होती है उसे बोलते हैं हम विषमवर्णिक छंद। तो मात्रा के बारे में भी आपने पढ़ लिया कि किसी भी स्वर या स्वरयुक्त व्यंजन का जो निश्चित उच्चारण काल होता है उसे मात्रा। और मात्राएं दो प्रकार की होती है, लघु और गुरु के भेद से। अब हम चर्चा करते हैं लघु गुरु विचार के बारे में। यानी जितने भी हिरेस स्वर हैं वो सारे आपके लघु माने जाएंगे। यानी 5 स्वर आपके ऐसे हैं, ए, ई, उ, री और री। ये सारे के सारे स्वर क्या है, हिरेस में, और इनकी एक मात्रा करी जाएगी। अगर किसी भी व्यंजन वर्ण में का प्रयोग हुआ है तो भी वो व्यंजन वर्ण क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। जैसे ये क है, क में ए मिला हुआ है तो ये वर्ण भी क्या माना जाएगा, लघु। अगर क में छोटी की मात्रा लगा दें तो भी क्या माना जाएगा, ये लघु। छोटे ऊ की लगा दें तो भी लघु। तो ये क्या हुआ, लघु का। सीधा सा आपको याद रखना है कि किसी भी, या तो ये स्वतंत्र आ रहे हैं 5 स्वर तो भी ये लघु है, और किसी व्यंजन वर्ण में अगर इनकी मात्रा प्रयुक्त हो रही है तो भी लघु माने जाएंगे। अब चर्चा करते हैं दीर्घ के संदर्भ में कि दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ के लिए आपको एक श्लोक याद रखना है। संयुक्त आद्यम दीर्घ सा अनुस्वारम विसर्ग सरिस्त्रम विजेय अक्षरम गुरु पदान्तस्य विकल्पेन। ये दीर्घ गणचिन्हों के लिए है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण भी गुरु माना जाता है। यानी कि संस्कृत में जो 4-5 आपके वो होते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण अर्थात दो व्यंजन आपस में मिलकर के एक नवीन व्यंजन वर्ण का निर्माण करते हैं, वो संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण भी क्या माना जाएगा, आपका गुरु माना जाएगा। जैसे 6 है, यानी संयुक्त अक्षर, संयुक्त जो वर्ण होता है, संयुक्त आद्यम, संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण वाला भी क्या माना जाएगा, दीर्घ। जैसे 6 है तो ये भी दीर्घ माना जाएगा। दीर्घ जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं, यानी कि संस्कृत में जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं, 8 जो दीर्घ स्वर है वो सारे के सारे आपके क्या माने जाएंगे, गुरु वर्ण माने जाएंगे। स अनुस्वारम, अनुस्वार से युक्त वर्ण भी, अनुस्वार से युक्त वर्ण भी क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। जैसे राम में ये लिखा हुआ है तो मैं अनुस्वार आया हुआ है इसलिए इसको क्या मान लिया हमने, गुरु वर्ण मान लिया। विसर्ग से निकलम, यानी विसर्ग से युक्त कोई व्यंजन वर्ण, कोई भी वर्ण है तो भी क्या माना जाएगा, वो दीर्घ माना जाएगा। और पदांत से विकल्प होगा। छंद पूर्ति के लिए पद के अंत में हम क्या करते हैं, लघु को गुरु भी मान सकते हैं और गुरु को लघु भी मान सकते हैं। ये हुआ आपका लघु गुरु विचार। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं
यह माता राजमान सलगा, जो कि गण विधायक सूत्र है। यदा प्रश्न आता रहता है विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में कि गण विधायक सूत्र का नाम लिखिए, तो उस गण विधायक सूत्र का नाम होता है यह माता राजमान सूत्र। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर गण कहते किसे हैं? तो छंद शास्त्र में गण की परिभाषा ये है, वर्णों अथवा मात्राओं के समूह को गण कहते हैं। वर्णों अथवा मात्राओं के समूह को गण कहते हैं। कि छंद दो प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों आया है कि वर्णों या मात्राओं के समूह को गण कहते हैं। और एक गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और छंद शास्त्र में गणों का जो भेद है वो 8 भेद है। वो 8 भेद आपको इसी सूत्र से निष्पन्न हुए। वो कौन कौन से आप ध्यान रखना। जय माता अर्थात यगण, मातारा अर्थात मगन, ताराजय अर्थात तगन, राजभा अर्थात रगण, जयमान अर्थात जगन, मानस अर्थात भगन, सलगा अर्थात सगन, और अंत में लगा अर्थात लघु गुरु। ये आपके 8 गण हैं। जय माता अर्थात यगण, मातारा अर्थात मगन, ताराजय अर्थात तगन, राजभा अर्थात रगण, जयमान अर्थात जगन। अब इनके चिन्ह देखिए, ये लघु है तो इसलिए लघु, मां और ता दोनों दीर्घ है इसलिए दीर्घ। दीर्घ का ये अंग्रेजी का एस है और ये एक सीधी रेखा खड़ी लघु का चिन्ह है। ये आपके गण है। अब आपको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छंदों में यति और गति का विधान भी है कि छंद के उच्चारण में मधुरता लाने के लिए जहां पर तनिक विश्राम लिया जाता है या थोड़ा रुका जाता है, उसको छंद शास्त्र में किसके नाम से जानते हैं? यति के नाम से जानते हैं। कि किसी भी श्लोक के उच्चारण में मधुरता लाने के लिए तनिक जहां पर विश्राम लिया जाता है, रुका जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? यति अथवा विराम के नाम से जानते हैं। आधे श्लोक के बाद यति का प्रयोग बहुत आवश्यक है। पाद के अंत में भी निश्चित वर्णों पर यति का विधान किया जाता है। जैसे आप एक शिखंडी छंद पढ़ेंगे जिसका लक्षण होता है रसई तो यमन सबलाय। रसई रुद्रचना, रस 6 होते हैं, रुद्र 11 होते हैं। अर्थात 6 और 11 पर जहां तनिक विश्राम लिया जाता है उसे बोलते हैं यति। तो शिखंडी छंद में जो यति होती है वो 6 और 11 वर्णों पर होती है। ठीक है। ऐसे ही मालनी छंद है न मालनी भोगी लोकई। अरे मालनी छंद में 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो इस प्रकार से यति का विधान है। और जिस छंद में यति का विधान नहीं किया गया हो वहां पर चरण के अंत में यति मान लेनी चाहिए। ऐसा छंद शास्त्र का विधान है। तो ये यति गति का नियम हुआ। और इसी प्रकार से आपको आप ये छंद जब पढ़ोगे, आप पर चर्चा करोगे इनके संदर्भ में, तो आपको पढ़ने को और जानकारी भी मिल जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं कि गण चिन्ह नाम कैसे लगाते हैं। एक लाइन पर मैं आपको लगा के दिखा देता हूं। जैसे अर्थो ही कन्या परिकिए, ये श्लोक है जो आप इंद्रवज्जा छंद में पढ़ोगे। अर्थो ही कन्या, आधे वर्ष से पूर्ण वाला गुरु, गुरु लघु, आधे वर्ष से पूर्ण वाला दीर्घ माना जाता है। यहाँ पर एम में जो वह है वहां पर भी हम क्या करेंगे? छंद पूर्ति के लिए सादिन बजाय तब जगह गए 2 गुरु होते हैं, इसलिए वे पर क्या कर दिया हमने यहाँ पर गुरु वर्ड का प्रयोग। इस तरह से आपको गण चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। आशा करता हूं कि यदि लघु गुरु के बारे में आप संतुष्ट होंगे और आप इस श्लोकों में भली भांति लगा देंगे। यानी लघु गुरु का विचार आप भली भांति लगा देंगे। जितने भी आपके लघु स्वर है वो आपके लघु माने जाएंगे, जितने भी दीर्घ स्वर है वो सारे लघु माने जाएंगे। और ये जो दिखाई दिया है संयुक्त कार्यक्रम संयुक्त वर्ण से पहले वाला दीर्घ माना जाएगा और अनुस्वार से युक्त जो वर्ण है वो दीर्घ माना जाएगा, विसर्ग से युक्त जो वर्ण है वो दीर्घ माना जाएगा और
पद के अंत में, चरण के अंत में छंद पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, लघु को गुरु भी मान सकते हैं, गुरु को लघु भी मान सकते हैं। ऐसा विधान छंद शास्त्र में किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में जो छंद है, छंद शरद रहे। अब की बार जो आप छंद पढ़ोगे वो आपका जो नाटक है बीए द्वितीय वर्ष में महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया, जो कवि कालिदास जिनकी कृतियों में सत्यम शिवम सुंदरम का मंजिल समावेश है, और उसी पर आधारित आपको उदाहरण हम लिखाएंगे। लक्षण तो वही है जो आप पहले पढ़ गए हैं, लेकिन उदाहरण आपको परिवर्तित करने, केवल अभिज्ञान शाकुंतलम के देने। वैसे आसान आसान सरल रोचक श्लोकों का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको भी अगर कोई प्रिय हो श्लोक तो उसको भी आप याद कर सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप सम्यक रूप से अध्ययन करेंगे आपके पाठ्यक्रम में समृद्ध प्रमुख छंदों के संदर्भ में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आपसे विदा लेता हूँ। अगेन जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो और अपने अध्ययन को नवीन गति प्रदान करते रहो। जय श्री कृष्ण।